रीडिंग लगाओ बेटा, आपने लेक्लांच पढ़ लिया था। नेक्स्ट रीडिंग लगाओ मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल को बेटा बटन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटन सेल। जो हैंड अपने हाथ वाली घड़ी में आता है ना सेल, छोटा सा बटन जैसा। क्या होता है बेटा इसमें जिंक होता है सॉलिड, जो कि कन्वर्ट होता है जेडन ऑक्साइड सॉलिड में, और मरकरी ऑक्साइड सॉरी अंदर इसके KOH भरा होता है। मरकरी ऑक्साइड सॉलिड भरा होता है, जो कि कन्वर्ट होता है मरकरी लिक्विड में। तो क्वेश्चन आता है इसमें भरा क्या होता है? जिंक सॉलिड, KOH और ये भरा होता है। क्लियर है? एनोड पे कौन होता है बेटा? जिंक। कौन होता है? जिंक। तो एनोड पे जो जिंक है वो किस में जाएगा बेटा? जिंक सॉलिड है, वो रिएक्शन करता है बेटा 2OH माइनस के साथ में, फॉर्म करता है बेटा ZnO प्लस, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए एनोड की रिएक्शन है। कैथोड पे क्या होगा बेटा? कि सर कैथोड पे रिडक्शन होगा। क्या होगा बेटा? मरकरी ऑक्साइड सॉलिड होता है, वो रिएक्शन करता है H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से और फॉर्म करता है Hg लिक्विड प्लस 2OH माइनस। ऑल ओवर सेल रिएक्शन लिखूंगा तो क्या आएगा? जिंक सॉलिड रिएक्शन करता है मरकरी ऑक्साइड सॉलिड एंड फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस मरकरी लिक्विड। तो बड़ा इस सेल में कभी भी KOH जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है वो कभी खत्म होगा क्या? कि सर कभी खत्म है नहीं होगा। एक चीज तो ये। दूसरी चीज इसमें सेल में क्या खासियत है बेटा? इसका भी जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। E इक्वल टू क्या? ई सेल इक्वल टू E नॉट सेल। क्यों? क्योंकि बेटा सब सॉलिड है और मरकरी तो प्योर लिक्विड है। मरकरी क्या है? प्योर लिक्विड। और सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हम चेंज नहीं होती। KOH इस रिएक्शन में KOH OH माइनस जितना यूज हुआ इतना बन गया। फुल सेल रिएक्शन में देखो एक OH माइनस यूज हुआ है क्या? तो यही तो बताया। क्लियर है? नेक्स्ट रीडिंग लगाना बेटा। ये तो क्या है बेटा? प्राइमरी सेल। इनकी रिएक्शन है ना वो रिवर्सिबल नहीं है। क्या नहीं है? नेक्स्ट रीडिंग लगाना बेटा निकल सॉरी सेकेंडरी सेल, और उसमें लिखना निकल आयरन सेल। इसको एडिशन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन सेल। इसका नाम है निकल आयरन सेल का। इस सेल को दो तरीके से लिखा रहता है बेटा। आयरन कन्वर्ट होता है आयरन ऑक्साइड इन KOH, और बेटा आपका Na2O3 कन्वर्ट होता है NiO में। सॉलिड है सब। एक तो ऐसा लिखा रहता है, या फिर लिखा मिलता है आयरन कन्वर्ट होता है आयरन ऑक्साइड में KOH। निकल ऑक्साइड सॉलिड कन्वर्ट होता है निकल सॉलिड में। आ रही बात में? तो पहले कंडीशन में क्या होगा बेटा? एनोड पे कौन जाएगा? आयरन। कौन है? आयरन। तो Fe है वो 2OH माइनस से रिएक्शन करता है, वो सेम टाइप की रिएक्शन है, और फॉर्म करता है बेटा Fe2 प्लस सॉरी FeO प्लस H2O प्लस 2OH माइनस। ये एनोड की रिएक्शन है। अगर मैं इसके कैथोड की रिएक्शन लिखूं तो कैथोड पे कौन है? अगर मैं Ni2O3 लूं तो Ni2O3 क्या है बेटा? मेरे पास सॉलिड है। ये रिएक्शन करता है बेटा H2O से और 2 इलेक्ट्रॉन से, और फॉर्म करता है निकल ऑक्साइड सॉलिड प्लस 2OH। अपने कुछ गलत लिख दिया क्या? सॉरी 2OH माइनस गलत लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों का सम करूंगा तो क्या आएगा? Fe सॉलिड कन्वर्ट होता है Ni2O3 में, फॉर्म होता है FeO सॉलिड प्लस NiO सॉलिड। लेकिन ये सेल रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल। कैसा है? इसका भी सेल पोटेंशियल E क्या होता है बेटा? ये सब कांस्टेंट है। अगर निकल होता, यहाँ पे निकल ऑक्साइड होता तो यहाँ निकल बन जाता। क्या बन जाता? बाकी सेल क्या है बेटा? सेम। हाँ रिचार्जेबल है। जो कैमरा, हाँ ये नहीं है। पुराने टाइम कैमरे में तुम देखा होगा सेल आता थे, कैमरा वाला चार्ज करता रहता, उसको सेल टाइप में आते थे। आजकल तो सब बैटरी यूज करने लग गए। हाँ क्लियर है? ये रिचार्जेबल है। कैसा है बेटा? रिचार्जेबल। नहीं ये रिचार्जेबल नहीं है बेटा। ठीक है?
रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब रिएक्शन रिवर्सिबल होना और नहीं होना तो रिएक्शन पे डिपेंडेंट है ना। ये रिएक्शन वापस पीछे आ जाती है तो वापस आगे ले जाओ। रिचार्जेबल होने का मतलब क्या, रिएक्शन पीछे आ जाए, मतलब एनोड। हाँ, एक टाइम के बाद तो हर सेल खराब हो जाता है ना, क्योंकि 100% रिवर्सिबल तो कोई होता ही नहीं। जैसे घर की बैटरी भी यूज होती है जो इन्वर्टर में, वो भी तो धीमे धीमे खराब हो जाती है ना। तुम्हारी फोन की बैटरी भी धीमे धीमे खराब हो जाती है, वो भी तो रिचार्जेबल है, रिचार्ज होती है। नेक्स्ट लिखना निकल कैडमियम सेल। इसमें क्या होता है बेटा, कैडमियम सॉलिड होता है, वो कन्वर्ट होता है कैडमियम ऑक्साइड सॉलिड में। साल्ट ब्रिज, मतलब साल्ट ब्रिज तो क्या KOH है इसमें। और निकल ऑक्साइड, निकल कन्वर्ट होता है निकल ऑक्साइड में। निकल सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, निकल ऑक्साइड। निकल ऑक्साइड सॉलिड है, वो कन्वर्ट होता है बेटा निकल सॉलिड में। तो एनोड की रिएक्शन क्या है, कैडमियम सॉलिड है, वो 2OH माइनस से रिएक्शन करता है, फॉर्म करता है कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ की रिएक्शन हुई बेटा, एनोड की। कैथोड की सेम ही टाइप की रिएक्शन है तीनों की, अगर आप देखो तो। निकल ऑक्साइड सॉलिड है, वो रिएक्शन करता है H2O से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से, फॉर्म करेगा निकल सॉलिड प्लस 2OH माइनस। सबकी सेम ही रिएक्शन है, मर्करी सेल, एडिशन सेल, निकल कैडमियम सेल। क्या बन जाएगा, कैडमियम सॉलिड प्लस निकल ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म करता है कैडमियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस निकल सॉलिड। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब रिचार्जेबल है। और इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसका भी सेल पोटेंशियल ई सेल क्या है बेटा, ई नोट सेल के बराबर, मतलब कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट है। लिख लिया बेटा, नेक्स्ट लिखो बेटा, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, तो बेटा लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, अपने पास कंटेनर होता है, इसमें लेड की रोड लगी होती है, किसकी होती है बेटा, बीबी की। और एक तरफ किसकी रोड लगी होती है बेटा, PbO2 की। दोनों सॉलिड है और इसके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है 30 to 40% बाई मास H2SO4, बाई मास H2SO4, 30 to 40% बाई मास H2SO4। बोलो कोई दिक्कत है। अब इस सेल में एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। पहले हम इसके रिचार्जेबल कंडीशन ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं बेटा, कि भाई रिचार्जेबल कंडीशन है। जब ये रिचार्ज नहीं, डिस्चार्ज, रिचार्ज तो बाद में पढ़ेंगे, पहले डिस्चार्ज पढ़ लेते हैं कि सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, जब सेल डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा बेटा, कि सर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बेटा। इसका मतलब ये कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इससे पहले पढ़ के आए वो भी सारी इलेक्ट्रोकेमिकल ही है। आ जाए बेटा, कैसा सेल है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल है सेल। अगर ये सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इसमें बेटा पहले बात करते हैं, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। तो अगर मैं इसकी एनोड की बात करूं कि पीबी और PbO2 में से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, तो पीबी बेटा 0 में है और PbO2 में पीबी कितने में, +4 में। इसमें जो पीबी है वो हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हमें यहाँ से क्या चीज समझ में आई, किस तरह में ये चीज समझ में आई कि कैथोड है, क्योंकि ये पहले से ऑक्सीडाइज हो रखा है तो फर्दर ऑक्सीडाइज होना पॉसिबल है नहीं है। तो ये तो क्या हो गया कैथोड, क्योंकि ये अपने आप को रिडक्शन करेगा, और ये पहले से रिड्यूस है तो इसका रिडक्शन हो नहीं सकता, ये क्या होगा ऑक्सीडाइज।
तो इसका मतलब अपना पीबी तो क्या हो गया बेटा आपका एनोड। तो पीबी जो सॉलिड है वो SO4 2 माइनस के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्म करता है बेटा PbSO4 एक्वस। क्या बनता है PbSO4? सॉल्यूशन में जाता है PbSO4 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ए। ये तो एनोड की रिएक्शन हुई। फिर आता है कैथोड। क्या आता है बेटा कैथोड पे? कौन है बेटा PbO2। कौन है बेटा PbO2 सॉलिड है। ये रिएक्शन करता है, रिडक्शन होगा, ये रिएक्शन करता है 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2 माइनस फॉर्म ये भी PbSO4 ही करता है। क्या करता है बेटा एक्वस प्लस H2O प्लस क्या बनाता है बेटा H2O 2H2O। बोलो कोई दिक्कत है? अगर मैं इसकी फुल सेल रिएक्शन लिखूं तो दोनों को जोड़ दूं। जैसे दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास क्या आएगा Pb सॉलिड रिएक्ट करता है PbO2 सॉलिड, क्लियर है, प्लस 4H प्लस प्लस से 2SO4 2 माइनस रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा 2 PbSO4 एक्वस प्लस 2 H2O। अब बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4H प्लस प्लस 2 H2SO4 को 2H2SO4। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हमारा अपना सेल है कि हमारा दुश्मन है? हमारा अपना तो नहीं है, हमारा अपना तो इलेक्ट्रोलाइटिक है। हमारा अपना कौन है? और हमारे अपने का एनोड है, हम जो हम सोचते हैं वही है हमारे अपना। मतलब जैसे जैसे हम एनोड को क्या मानते हैं पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव, तो इसका एनोड कैसा होगा बेटा नेगेटिव और कैथोड कैसा होगा पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत है? अब जो बड़े इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि आपको इसमें एन फैक्टर पूछता है। तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं 2। अब इसमें H2SO4 का एन फैक्टर पूछता है और बच्चा H2SO4 का एन फैक्टर कितना बताता है 2। देखो H2SO4 यहाँ कोई एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो आप एन फैक्टर 2 नहीं लिख सकते। एन फैक्टर 2 तब होता है जब ये H प्लस एसिड बेस रिएक्शन दे। यहाँ पे इसका जो एन फैक्टर है बेटा वो होता है 1। कैसे? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस रिएक्शन में, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं और एन फैक्टर क्या होता है पर मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसके 2 मोल पे कितने इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो इसके 2 मोल पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल पे 1, तो इसका एन फैक्टर 1 होता है। ये गलती हो जाती है बेटा ना। ये कंडीशन कब थी? जब हमने इसको क्या किया बेटा डिस्चार्ज किया। क्या किया बेटा चलो इसे डिस्चार्ज बना लो स्पीडली। चलो जी नेक्स्ट, अच्छा इसी में है। नेक्स्ट लिखो बेटा जब ये सेल रिचार्ज हो क्या हो बेटा चार्ज। जब सेल चार्ज होगा तो बेटा क्या होगा ये कैसा सेल हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में जाएगी केमिकल एनर्जी में, और सेल कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या हो जाएगा अब अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो होना कुछ नहीं है, क्या है कि सर सेल की सेल हमें क्या करना है बेटा सेल को रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज करना है मतलब क्या हुआ बेटा उल्टा करना है। तो ये इधर से इधर जाए, ये इधर से ऐसा करना है बेटा। अब जब हमें सेल को क्या करना है बेटा वापिस ही इधर गया था बेटा, तो अब इसे वापस क्या कर, पहले ये ऑक्सीडाइज होता, अभी रिड्यूस करना है इसको। तो इसका मतलब ये क्या बन जाए कैथोड, नीचे वाला एनोड बन जाए, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या हुआ था बेटा रिडक्शन। तो अब यहाँ क्या हो जाए वापिस से ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन हुआ +2 से किस में गया बेटा +4 में, यहाँ +2 से किस में गया 0 में। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, हमारा अपना सेल है और हमारे अपने सेल में एनोड कैसा पॉजिटिव कैथोड कैसा। तो आपने एक चीज देखी बेटा नाम बदला चार्ज वही रहते हैं, इसलिए चार्ज का पंगा है ही नहीं, नाम का पंगा है। किसका पंगा है नाम का। चार्ज तो वही रहता है, अपने कहा लास्ट में पढ़ेंगे। तो चार्ज वो कुछ नहीं बदलते, वो तो अपने अपना रेफरेंस बदल रहे। पहले हम इसको एनोड बोलते तब इसको एनोड बोल रहे हैं। अगर हम रात को दिन बोलना शुरू कर दे तो दिन है, क्लियर है। चार्ज कहाँ बदला, पहले ये नेगेटिव था, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था कि नहीं था, देख ले पीबी वाला नेगेटिव है ना। नाम बदल गया, पहले ये उधर जा रहा था तो इसका नाम हमने एनोड रख दिया, इसका नाम है कैथोड रख दिया। अब फिर उल्टा रख दिया नाम, तो मतलब वही कहानी है, आप रात का नाम दिन रखना शुरू कर दो तो रात को दिन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज है
तो तेरे को मैंने जोक सुनाने के लिए थोड़ी बोला है कि तू मेरी तारीफ कर कि भाई बहुत बढ़िया आपने कहा मेरे को। मत समझ क्या कर हैं? काम से रखा कर काम। तो सिंपल सी कहानी है कि चीजें होती है कि इरिटेट करना होता है कि तुम्हारे लिए होता है तो बाकी बच्चों के लिए होता है कि बकवास था कि अच्छा था। तुम्हें कौन सुना रहा है? नहीं सुना रहा था मैं तेरे को। मेरे जोक पे तुझे हंसना अलाउ ही नहीं था। ठीक है ना, आगे से मेरे किसी जोक पे हंसी ना तो उसका फाइन लगा दूंगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब चुप रहे। हाँ अच्छा बोलो। अब थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखो, हमने किया कुछ नहीं, हमने कैथोड का क्या किया, एनोड एनोड का कैथोड। आ रही बात समझ में? चलो लिख लो। तो फटाफट लिखो इसे। इससे क्या मतलब कि स्कूटी है इसके पास, है ना? चले क्वेश्चन लिखो। आपके पास दिया हुआ है बेटा कि आपके पास एक बैटरी है बेटा, उसमें स्टार्टिंग में जो H2SO4 भरा हुआ था उसकी आपको डेंसिटी दी हुई है बेटा 1.294 ग्राम पर ml। ठीक है, और इसका बेटा आपको दिया हुआ है 39% बाई मास सॉल्यूशन। क्लियर है? ये स्टार्टिंग में था बेटा, इनिशियल। हमने सेल को डिस्चार्ज किया, क्या किया बेटा? तो जब डिस्चार्ज किया तब डिस्चार्ज होने के बाद में इसमें जो H2SO4 है उसकी डेंसिटी हो गई बेटा 1.139 ग्राम पर ml, और सॉल्यूशन हो गया बेटा आपका 20% बाई मास। 20% बाई मास, ये लिखो। एक सेकंड है, बात नहीं लिखो, ये लिख लिया बेटा। आगे लिखो, इफ बैटरी होल्ड 3.5 लीटर H2SO4, बैटरी होल्ड 3.5 लीटर H2SO4 solution and the value remain same during the electrolysis, sorry during the experiment, ऐसे लिख दो during the experiment, electrolysis थोड़ी हो रहा है, during the experiment। क्लियर है? फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एम्पियर पर सेकेंड, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एम्पियर पर सेकेंड गिवन बाय बैटरी। क्लियर है? चलो इसे फाइंड करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलो जी, कुछ हुआ? देखो पहले सिंपल सी कहानी है कि मुझे यहाँ पे आपको एक चीज पता है बेटा कि मोलरिटी का एक फॉर्मूला होता है। मोलरिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मोलरिटी M1 क्या आएगी बेटा 1.294 इंटू 39 इंटू 10 डिवाइड बाई 98। इसकी जो मोलरिटी M2 है वो क्या आएगी बेटा 1.139 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98। आगे समझ में? अब मुझे एक बात बताओ कि यहां से यहां आने में मोलरिटी में चेंज हुआ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन मोलरिटी। चेंज इन मोलरिटी में कितना, कंसेंट्रेशन में चेंज कितना हो गया, तो जो डेल्टा एम है वो किसके इक्वल आएगा M1 माइनस ए। भाई वो ज्यादा थी कम है, तो ज्यादा में से कम घटा दिया, वो चेंज आ गया। क्लियर है? अब ये मोलरिटी में चेंज है, तो मुझे एक बात बताओ, चेंज इन मोल कितना आएगा, चेंज इन मोल। तो बेटा मैं क्या करूं, जो मोलरिटी में बहुत चेंज है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा 3.5 इंटू डेल्टा एम। ये क्या आ गया, चेंज इन मोल। मोल। अब मुझे एक चीज है कि बेटा H2SO4 का इसमें एन फैक्टर कितना होता है 1, तो चेंज इन ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया, चेंज इन ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू 3.5 इंटू डेल्टा एम, और एन फैक्टर कितना है 1। अब बेटा ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज पता लग गया, और किसी भी चीज का जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है बेटा Q बाई F 96500।
तो हमें क्या आ जाएगा Q, और हमें यही तो पूछा एम्पियर सेकंड। क्लियर है? एम्पियर पर सेकंड बोला था क्या? एम्पियर सॉरी एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड लिख देना। एम्पियर सेकंड पूछा मतलब चार्ज पूछा है। क्या पूछा है? चार्ज। कोई बात नहीं, आगे बात में क्लियर हो गया सबको? तो एक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा वाइज ही है, बाकी इस चैप्टर में कुछ ज्यादा खास है नहीं है। आए समझ में? छाप लो सबटा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, तो बेटा फ्यूल सेल क्या होता है कि ये मतलब होता है ना कि अपन अब तक जितने सेल पड़े वो वोल्टिक सेल थे। क्या था बेटा? वोल्टेज डिफरेंस पे चल रहा था। इसमें कंबंशन होता है। क्या होता है बेटा? कंबंशन। तो बड़ा ये सेल बहुत खास है ना। इस सेल की खासियत क्या है कि तो इसमें पोल्यूशन नहीं होता है। जब ये सेल काम करता है तो पानी मिलता है। क्या मिलता है? पानी मिलता है। और इसमें कंबंशन होता है। क्या होता है बेटा? कंबंशन। तो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। क्लियर है? बस इस सेल की एक ही दिक्कत है, महंगा बहुत है। क्या है बेटा? महंगा बहुत है। दूसरी बात, इसमें जो सेल में जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? तो अब सिंपल से कहानी, हाइड्रोजन को अगर आप कहीं स्टोर करते हो, जैसे गाड़ी में अपने गैस का टैंक लगा रखा है तो बहुत आसान है। लेकिन हाइड्रोजन को स्टोर मतलब गैस को अंदर फिट कैसे करें गैस टैंक? तो वो गैस टैंक बहुत महंगे पड़ते हैं। क्लियर है? मतलब उनको स्टोर करना बहुत आसान नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत फ्लेमेबल है। क्लियर है? तो उसको अभी स्टोरेज बड़ी दिक्कत है हमारे साथ गाड़ियों में, इंजन के साथ उसको स्टोर है कैसे करें। कुछ अमीर देशों में तो स्टार्ट भी कर दिया उन्होंने, पैसा वैसा लगा दिया उन्होंने। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल आगे चल के यही चलना है। ये इलेक्ट्रिक सब बंद हो जाना है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में वो थोड़ी है, इनकी पावर थोड़ी है, इनकी पावर खतरनाक होगी। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल उतना ही पावर देता है। जो अपोलो मिशन था उसका जो फ्यूल सेल था वो यही था, हाइड्रोजन सेल ही था। क्लियर है? उसमें जो सेल लगा था वो क्या था? हाइड्रोजन सेल। क्लियर? तो लिखो फ्यूल सेल में बस इसकी एक ही चीज है, इसकी कॉस्ट बहुत है। देखो, द सेल इन विच heat of combustion cell in which heat of combustion convert into electrical energy। कुछ नहीं होता बेटा, एक सेल अपने मतलब इसको डायग्रामेटिकली कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। यहाँ पे आपका एक अंदर सेल का अंदर स्ट्रक्चर बना होता है, प्लेटिनम की होता है, अंदर KOH भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा? KOH में। यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा? एक तरफ से हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं और दूसरी तरफ से कंबंशन करवाना है तो किसको फिल करेंगे? ऑक्सीजन गैस को फिल करते हैं। क्लियर है? अब इसके बारे में पूरा तो अपने को पढ़ना नहीं है डिटेल से। होता क्या है बेटा? इस सेल पे एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखी है, तो एनोड पे कौन जाता है बेटा? हाइड्रोजन। कौन जाता है? हाइड्रोजन। और क्या रिएक्शन होगी बेटा? कि हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करता है 2OH माइनस से और फॉर्म करता है 2H2O प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन। आ रही बात में? इसी तरह कैथोड की अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो कैथोड पे होता है बेटा आपके पास में OH माइनस O2। तो O2 रिएक्ट करता है 2H2O से और फॉर्म करता है बेटा 4OH माइनस। क्या फॉर्म करता है बेटा? 4OH माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, ये एनोड की, ये कैथोड की। टोटल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा आएगा 2H2 प्लस O2 रिएक्ट करके फाइनली बना रहा है 2H2। क्या बना रहा है? 2H2। मतलब इस रिएक्शन में अगर इस सेल को यूज करते हैं तो साइड प्रोडक्ट क्या मिलता है? पानी। क्या मिलता है? पानी। मतलब ये सेल जब काम करता है तो पानी रिलीज करता है। क्या करता है? तो अपोलो मिशन में उन्होंने क्या किया कि यार अपन जैसे नॉर्मल अगर मान लो अपन वोल्टिक सेल ले जाते तो सेल का वजन अलग से होता है, पानी का अलग से ले जाना पड़ता। इन्होंने कहा सेल हटा दो और उसकी जगह हाइड्रोजन गैस यूज करो। क्या यूज करो? पानी भी हटा दो। भाई अगर मैं लेके जाता, पानी ले जाता 1000 किलो लेके जाता मैं वोल्टिक सेल, तो मेरे पास पानी भी आधा और सेल भी आधा। अब हमने कहा पानी हटा दो, वोल्टिक सेल हटा दो, 2000 किलो टोटल हाइड्रोजन भर लो। क्या भर लो? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भर लो। इससे फायदा क्या होगा? फ्यूल भी हो गया और वही फ्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। तो पानी भी 2000 किलो पहुंच जाएगा, मतलब पानी भी खूब सारा पहुंच जाएगा और वेट भी आधा हो जाएगा। मतलब आपने सेल भी दुगुना कर लिया, एक तरह से पानी भी दुगुना कर लिया उसी वेट में। आ रही बात में? इस सेल की एक खासियत और होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है 70 से 80%। जो हमारे सेल होते हैं वो 30 से 40% एफिशिएंसी बने होते हैं। और जो हमारी मेनली जो बिजली बनाई जाती है वो किससे बनाते हैं बेटा? थर्मल प्लांट से। उनकी एफिशिएंसी 10 से 12% होती है। कार्बन तो जलाते हैं। क्या जलाते हैं? कार्बन। आ रही समझ?
10, 12, 20%, मतलब वो तो डिपेंड करता है ना मशीन कितनी अच्छे से वो करते हो। कार्बन तो जलाते हो, कोयले से तो बना रहे हो, क्लियर, पेट्रोल से थोड़ी बना रहे हो, क्लियर। तो अब इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सिंपल सी कहानी, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कहते हैं कि इससे पोल्यूशन नहीं होता, तो इनके लिए चार्ज करने के लिए बिजली तो वहीं से आ रही है, थर्मल प्लांट से। तो एक तो कोयला जला रहे हो, अरे इसमें बात तो वही होगी। हाँ, उससे अच्छा तो पेट्रोल जलाओ, कोयले से तो अच्छा ही है पेट्रोल। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां तब सक्सेस है जब आप विंड से एनर्जी बनाओ। किससे बनाओ बेटा? विंड से एनर्जी बनाओ या फिर सोलर सेल से बनाओ, क्लियर है। तो आगे चल के सिंपल सी कहानी है, हाइड्रोजन इकोनॉमी है। क्या है? पर वो ज्यादा सक्सेस नहीं है ना, वो भी कि भी धूप नहीं आई तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने यहाँ भी बहुत होता है जब शौक नहीं होता। और एक और चीज होती है, एक चीज और होती है कि बहुत ज्यादा धूप में भी काम नहीं करता वो, अगर थोड़ी सी भी आंधी आ गई ना तो काम नहीं करता। अरे धूप गर्मी होने का, अपने यहाँ गर्मी ज्यादा है, इसका मतलब नहीं धूप ज्यादा है। उसमें तो रख देते हैं, उसको धूप में से चालू जाती है वो। हाँ, तो कितने देर रखेगी सर्दियों में अगर एक्स्ट्रा में बैठती है। हाँ, दोनों होते हैं, लेकिन वो फिर इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है ना। आप ऐसा काम करो कि आप हाइड्रोजन फ्यूल बना लो सारा समस्या मिटाओ ना। अरे तो इसी को तो, टेक्नोलॉजी को तो धीमे धीमे सस्ता करना होता है ना। एक टाइम जो नॉर्मल फोन आता था वो भी 9-10 हजार रुपए का आता था, उसमें कुछ नहीं आता था, क्लियर। धीमे धीमे टेक्नोलॉजी सस्ती होती जाती है ना। आप अगर टेक्नोलॉजी को बढ़ाओगे तो टेक्नोलॉजी की सस्ती होती जाएगी। एक टाइम तुम्हें पता, कॉल जब रिसीव होता था उसके भी 17 रुपए लगते थे, करने के छोड़ो, रिसीव करने के भी 16-17 रुपए लगते थे, इनकमिंग के भी लगते थे। आज तो हमारा आउटगोइंग फ्री है, इतना ही महंगा था। सही में जब फोन शुरू शुरू में आया था ना, तो जब करोगे और आओगे दोनों में पैसा लगता था, 16-17 रुपए इतना ही लगता था शुरुआत में जब फोन आया था। पालीवाल सर को पूछना, उन्होंने उस टाइम यूज किया हुआ, उन्होंने वो बताते हैं, हम लेकिन हाँ, तो उस तक जब शुरू में रिलायंस का एक दूसरा वाला भाई है ना, उसने रिलायंस लॉन्च की थी, उसने इनकमिंग फ्री की थी। दूसरे भाई ने जब जियो लॉन्च की तो उसने पूरा फ्री कर दिया। अब जो ध्यान से ये चीज समझ में आई बेटा। तो इस सेल की जो एफिशिएंसी होती है बेटा, वो कैलकुलेट की जाती है डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल्टा एच नॉट इंटू 100। ये क्या है बेटा? हीट ऑफ कंबंशन। ये क्या है बेटा? हीट ऑफ कंबंशन। ये क्या है बेटा? हीट ऑफ कंबंशन। अब जो डेल्टा जी क्या होता है बेटा, अब किस एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है बेटा? कार्नोट पढ़ा है, वर्क अपॉन हीट। तो डेल्टा जी क्या होता है? नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क को क्या बोलते हैं? डेल्टा जी। गिब्स एनर्जी क्या होता है? नॉन पीवी वर्क है तो वर्क ही, तो वर्क अपॉन ए हीट, वर्क अपॉन ए हीट। क्या आगे बेटा? एफिशिएंसी। तो आपको कभी कभी क्या होता है, डेल्टा जी गिवन होगा, डेल्टा एच गिवन होगा, एफिशिएंसी पूछ लेगा, या फिर कह देगा हीट ऑफ कंबंशन दे देगा। अब जो हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी है, 3 रिएक्शन दे देगा, उनसे जोड़ के हीट ऑफ कंबंशन निकालना है, और हीट ऑफ कंबंशन इसको पुट कर दो। और इस सेल की एफिशिएंसी कितनी होती है? 70 से 80%। अरे बात में नहीं, वो तो डिपेंड करता है, 70 से 80 है तो वो वैल्यू देके चेंज कर सकता है ना। अरे बात में नेक्स्ट लिखो बेटा, इको फ्रेंडली है। अगर ये सेल सारी गाड़ियों में हो जाए तो फिर सरकार को नोटिस देना पड़ेगा किसी दिन कि आज गाड़ियां नहीं चलेगी, पानी में पानी बहुत हो गया शहर में, है ना। ऐसा कोई नहीं, राजस्थान में सबसे जल्दी बाढ़ आती है। कब आई थी? कभी भी अगर यहाँ थोड़ा सा बारिश आ गई ना ज्यादा, तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी जी। कहीं यहाँ पे सबसे जल्दी बाढ़ आती है, जब भी होगा यहाँ सबसे जल्दी। यहाँ जमीन की हिम्मत नहीं है सहन करने की कि इतना पानी हमने तो देखा ही नहीं है कभी हम नहीं एब्जॉर्ब कर रहे। जमीन थोड़ी देर में मोल देगी, हम नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, हमारा हमें बनाया नहीं है इसके लिए। आते ही बाढ़ आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ की हिम्मत नहीं है। जितना जैसे बॉम्बे में बारिश होती है, हाँ बस 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 बस। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, अपन फैराडे का सेकंड लॉ लिखना भूल गए थे, तो लिखो फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। जो फैराडे का सेकंड लॉ वैसे है कुछ नहीं, आपको फर्स्ट लॉ पता है बेटा कि W इक्वल टू क्या है? मोलर मास इंटू IT अपॉन NF। अब मोलर मास अपॉन N क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट।
तो वेट क्या हो गया बेटा, W इक्वल टू ई आई टी अपॉन ए। अब अगर आप मैं कहूं कि सेम टाइम के लिए सेम करंट फ्लो करूं, तो इसका मतलब आई और टी कॉन्स्टेंट हो गए, एफ भी कॉन्स्टेंट है, तो क्या लिख सकता हूं, वेट प्रोपोर्शनल टू ई। आ रही बात समझ? तो लिखो इफ सेम करंट is flow for same time, same current is flow for a same time, then weight deposited or liberated is proportional to equivalent weight। ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं है, सिर्फ इक्विवेलेंट वेट। अरे में तो ये तो उसी का मतलब एक आगे का डायरेक्ट फॉर्म हो गया। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपके पास दो सेल है, उनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। किसमें कनेक्ट कर रखा है? सीरीज में। क्या आपको यहाँ लिख दिया कि दो सेल है, उन दोनों सेलों को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। कैसे कनेक्ट कर रखा है? सीरीज में। इसमें कह दिया HgNO3 था सीरीज, और इसमें क्या है, CuSO4 है। इसमें कहा कि जो Ag जो डिपॉजिट हुआ उसका वेट दे दिया 1.45 ग्राम। पूछ लेता है इसमें वेट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ। हमारी बात में और कुछ नहीं देता। सीरीज में कनेक्टेड होने से क्या होता है, सेम करंट फ्लो होगा और सेम टाइम के लिए फ्लो होगा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, WAG अपॉन WCU इक्वल टू EAG अपॉन CU। अब मुझे पता है WAG क्या है बेटा, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी बेटा, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जा रहा है, Ag में, और यहाँ Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जा रहा है, Cu में। तो बेटा WAG तो 1.45 ग्राम दिया है, WCU पूछा है, EAG क्या हो जाएगा 108.5 डिवाइडेड बाई n फैक्टर कितना है 1, ECU का मोलर मास कितना है 63.5 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा वेट ऑफ ए CU। समझ में आ गया? ये कब वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब सेम टाइम के लिए सेम करंट फ्लो, क्योंकि तभी तो IT कांस्टेंट होने चाहिए ना। हाँ उससे भी कर सकते हो, अगर ये तब यूज करने की जरूरत कब है, जब बाकी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ना दे, जब तुमने, हाँ क्लियर है, खुद ही कांस्टेंट मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही है। लेकिन इससे क्या फटाफट हो जाता है, बाकी है तो उसी का, कोई फैराडे को इतना कहाँ वेला थोड़ी था वो कि मेरा एक पार्ट आ गया मेरा सिक्वल हो आएगा, उसने लो दिया फिर अपन नहीं बना लिया। वो इतने वेले थोड़ी देखे चलो पार्ट 2 भी लिखो और पार्ट 1 भी लिखो। चलो जी, सुनो सुनो ध्यान से, आगे चलें। छाप लिया इसको, थोड़ा जल्दी छापो। तो बेटा क्या होता है ये चीज, पहली बात तो ध्यान समझो कि आपको क्या करना है, सरफेस कोई मेटलिक ऑक्साइड या उसको क्या बेटा अगर साल्ट आ जाए, मतलब हमारी मेटल है उस पे या तो ऑक्साइड की लेयर आ जाए या कोई साल्ट की लेयर आ जाए, उसे क्या बोलते हैं बेटा मतलब अपना जैसे Fe था FeCl2 बन जाए, सरफेस पे मतलब कुछ भी बनना, क्लियर है आ रही बात में। अब जैसे आयरन है तो आयरन वाली को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। सिल्वर वाली को क्या बोलते हैं, टार्निशिंग। क्लियर है। इसी तरह से ग्रीन कोटिंग बन जाती है कॉपर और ब्रॉन्ज में। पहली बात तो ये कॉपी में लिख लेना, ठीक है, अभी लिखेंगे। क्लियर है, एक तो पूछ लेते हैं बेटा कि सिल्वर पे क्या हुआ, आयरन पे क्या हुआ और ब्रॉन्ज पे कैसा कलर आ जाता है। अब ये है कुछ नहीं बेटा, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। किस सर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन किस वे में है, तो देखो ध्यान से इस बात को कि अपने पास क्या है बेटा, एक सेकंड में इसको रोक देता हूं इधर से। अपने पास जो रेन होती है वो जनरली उसकी पीएच क्या होती है बेटा 7 से कम होती है और 5.7 से ज्यादा होती है, वो एसिडिक रेन होती है। मतलब उस रेन की पीएच कैसा एसिडिक होती है, एसिडिक रेन तो तब बोलेंगे जब पीएच 5.7 से कम हो जाए। क्लियर है। एसिडिक रेन में क्या होता है SO4 H2SO4 HNO3 आते हैं, वो तो एसिडिक रेन हो जाता है, वो पॉल्यूशन हो गया। लेकिन नॉर्मली पानी की पीएच जो एसिड पानी जो बारिश में होता है वो क्या होता है एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि बेटा पानी में H2 होता है बेटा, पानी में अपने पास क्या होता है H2O। ये H2O क्या करता है, पानी में प्रेजेंट CO2 से रिएक्शन करके बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है बेटा, एयर में प्रेजेंट CO2 के साथ में क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। तो इसके कारण पानी की जो पीएच होती है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। हरी बात में। अब जो अपने पास लोहे का टुकड़ा पड़ा है कोई भी, वो लोहे का टुकड़ा बेटा उतना ही मजबूत है जितना मतलब होता है ना कि एक
कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप किसी के सर पे मारो, सर फूट जाएगा, बहुत मजबूत चीज है। क्लियर है? अब इस आयरन का एयर कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस पे कितनी एयर आ जाए कोई फर्क है। लेकिन क्या होता है, इस आयरन पे O2 आता है। कौन आता है बेटा? O2। एयर में प्रेजेंस 4H+ आते हैं और ये कन्वर्ट होना चाहते हैं 2H2O में। क्लियर है? अब ये कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन किस में है बेटा? 0 में। और यहाँ किस में है बेटा? -2 में। मतलब ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। अब ये आयरन के ऊपर होते हैं बेटा, और आयरन को सीधा खुला चैलेंज बोलते हैं कि तू बहुत मेटल बनता है ना, क्या दे इलेक्ट्रॉन, हम रिड्यूस होंगे, दे इलेक्ट्रॉन। तो आयरन को मजबूरी में इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। तो जब आयरन इलेक्ट्रॉन देता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? Fe2+ 4 इलेक्ट्रॉन 2Fe में जाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन भागते हुए यहाँ आएंगे और ये रिएक्शन ऊपर जनरेट हो जाएगी, और धीमे धीमे मेरा Fe किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा बेटा? मतलब मेरी सरफेस है Fe की, वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? Fe2+ में कन्वर्ट होने लग जाएगी। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, Fe2+ उतना ही मजबूत है जितना आयरन था। अब किसी के सर पे मारो, सर है, अब भी फूटेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है बेटा कि Fe2+ है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किससे बटा कर सके? एयर से मुकाबला कर सके। वो एयर से रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? Fe2O3 में। और ये रस्टिंग है, ये क्या है बेटा? अब लोहे मजबूत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ब्रिटल हो जाता है। एल्यूमिनियम तो मजबूत हो जाते हैं। उनमें जो एल्यूमिनियम पे क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर बनती है ना, जैसे अपने पास एल्यूमिनियम का टुकड़ा उस पर भी बनती है, लेकिन उसके ऊपर वाली लेयर बन के खत्म, और वो एल्यूमिनियम को फिर प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट। तो यहाँ उल्टा हो जाता है, आयरन ऑक्साइड कमजोर है, आयरन ऑक्साइड केमिकली क्या है बेटा? कमजोर, और हमारा आयरन क्या हो जाता है बेटा? खराब हो जाता है। क्लियर है? तो ये क्या है, कुल मिला के एक सेल रिएक्शन। क्या है बेटा? सेल रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है बेटा कि 2Fe है, वो कन्वर्ट हो रहा है 2Fe2+ और 4 इलेक्ट्रॉन में। ये किसकी रिएक्शन है बेटा? एनोड की। कैथोड की रिएक्शन क्या है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2+ 4H+ किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा? तो फुल सेल रिएक्शन क्या आएगी बेटा? 2Fe+ O2+ 4H+ कन्वर्ट हो रहे हैं 2Fe2+ और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब इसका सेल पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 आता है। ई सेल क्या आता है बेटा? वो डाटा वाटा हमें गिवन, हमें कोई इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन होती रहती है। तो हमें आयरन को बचाना है। तो आयरन को बचाने का तरीका क्या है कि आप देखो, आप Fe2+ में चला गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो आप क्या कर दो बेटा, इसे पेंट कर दो। क्या कर दो? पेंट कर दो। Fe2+ के साथ एयर का कनेक्शन मत आने दो। किसके साथ मत आने दो? एयर के साथ। जैसे हम इसे क्या कर देंगे, जैसे अपने पास आयरन का टुकड़ा है, अपने पास क्या है बेटा? आयरन का टुकड़ा, ये आयरन है बेटा। इस आयरन को आप पेंट कर दो। क्या कर दो बेटा? पेंट। जैसे पेंट करेंगे तो अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो भी जाए तो एयर के साथ तो कांटेक्ट नहीं रहेगा। किसके साथ कांटेक्ट नहीं रहेगा? एयर के साथ। लेकिन एक दिक्कत है इसमें कि अगर बेटा आपका ये जो कलर उतर, आपने घर पे भी देखा होगा, जैसे आपके गेट वेट पे कलर क्या होता है, थोड़ा सा कलर उतरता है वहीं जंग लग जाती है। लग जाती है नहीं लग जाती? तो अपना घर भर में तो अपने गेट वेट दिख जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं बेटा? वापस से कलर कर देते हैं। क्लियर है? अब बड़ा समस्या है कि जैसे अपने रेलवे लाइन्स हैं, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस हैं। क्लियर है? तो बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन है, तो एक बात बताओ, उनको कौन चेक करता फिरेगा? कहां तक चेक करते फिरोगे भाई, और कहां तक कलर करोगे? मतलब आपने पाइपलाइन के कलर कर भी दिया, तो अगर मान लो कोई शरारती बच्चा आया इसका जैसा और उसने उतार दिया कलर कहीं से, अब क्या? और पाइपलाइन तो कैसे खेतों में से निकली होती, कहां देखते फिरोगे अपने पाइपलाइन का कलर उतरा कि नहीं उतरा? तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा कि अपने पास जैसे, पहले से काम करो, तुम इसे लिख लो, जगह खाली करें। क्या क्या लिखना है? ये जो ये वाला लिख लो पहले तो, उसके बाद में ये लिख लो ब्लैक वाला। ठीक है? और ये भी लिख लेना, पानी एसिडिक क्यों है, इतना लिख लो, फिर बाकी मैं लिखवाता हूँ। ना ना, कोई वैल्यू याद नहीं करनी। और जो बेटा अपने पास आयरन को प्रोटेक्ट करने का पहला तरीका क्या है, उस पर कलर कर दो। पहला तो क्या है बेटा? कलर कर दो। तो ये तो लिख लो कि प्रोटेक्टिंग ऑफ आयरन, पहला तरीका तो क्या है बेटा?
तो बेटा दूसरा तरीका क्या है बेटा कि आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने का। ये अपने पास आयरन का टुकड़ा है, हम यहाँ पे मेटल लगा दिया, मैंने यहाँ पे जिंक का टुकड़ा लगा दिया। किसका टुकड़ा लगा दिया बेटा? जिंक का। क्लियर है? ये आयरन है। अब आयरन पे ऑक्सीजन आया बेटा, एटमॉस से H+ आया और ये 2H2O में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? अब ध्यान से, अब ये क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन क्या कहेगा आयरन को कि ले 4 इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन हमने आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल लगा रखा है, तो आयरन क्या कहेगा कि मुझसे क्या मांगता है? जिंक से मांग, ये ज्यादा अमीर है। कि अच्छा कि तो फिर जैसे तू सप्लाई करवा, तो ये क्या करेगा जिंक को कि देव ने, तो जैसे जिंक इसमें कन्वर्ट होगा, जिंक 2+ और है। अच्छा तो ये क्या होगा बेटा? 2Zn है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? 2Zn 2+ और है 4 इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से सप्लाई होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे? और ऑक्सीजन अपने रिएक्शन कर ले। अपना आयरन तो कुछ कर ही नहीं रहा कि इधर का इधर है, मस्त मौज करके बैठा रहेगा। क्लियर? इस तरह से आयरन क्या हो जाएगा बेटा? प्रिवेंट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि इसमें देखो फायदा क्या है कि एक तो हमें पूरी लाइन पाइपलाइन को कवर करने, उसके कलर करने की जरूरत नहीं है, चेक भी नहीं करना। हमें पता है कि इतने टाइम में जिंक खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले जाके जिंक का डब्बा है तो बदलना, हर 10-5 किलोमीटर पे जाके तो बदलना है। पता है इस जगह पे जाके निकाला जिंक का पुराना डब्बा, नया डब्बा लगा दिया। आसान है। पहले से कलर, एक तो कलर को पूरे में चेक करते रहो कहाँ से खराब हुआ, देखना ही नहीं, 5 महीने भूल जाओ, लेकिन जिंक का टुकड़ा ही तो बदलना है। अब हम क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटल यूज कर सकते हैं, तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव वाला कोई भी यूज कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आयरन से ऊपर हो वो सारे आयरन को क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। तो लिख लो आयरन से ऊपर वाले सारे यूज कर सकते हो, सारे यूज कर सकते हो। या फिर क्या लिख लोगे? दोज हैव लो रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी लिख लो, दोज हैव लो रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेरिजन टू आयरन, कि जिनका बेटा आयरन की कंपेरिजन में क्या है? कम रिडक्शन पोटेंशियल है, उन सबको यूज कर लो। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो, आयरन का भी गिवन आएगा। जो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम है उन सबको आयरन को प्रिवेंट करने में यूज कर सकते हो। जैसे कॉपर को यूज कर सकते हैं क्या कि नहीं? आ रही समझ में? ये चीज समझ में आ गई बेटा, और अपना चैप्टर खत्म। किसकी? एक सेकेंड।